नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू की है जिसमें हम यूपी की जो नजदीकी आने वाली पुलिस भर्ती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है उसे कवर कर रहे हैं। साथ ही ऐसे क्वेश्चन को हम हैंडल कर रहे हैं जो क्वेश्चन आने की संभावना इस बार ज्यादा है। और साथ ही यूपी पुलिस भर्ती में नहीं, आप यूपी की कोई भी एग्जाम दो, ये क्वेश्चन आपको 101% जो है काम में आने वाले हैं। ओके। ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आज के पहले क्वेश्चन से जो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, चौधरी चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त या सुचेता कृपलानी। तो हमेशा याद रखना है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। और इंडिया के यानी भारत के ये चौथे क्या थे? गृह मंत्री। फोर्थ होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री थे हमारे भारत के। ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे चौधरी चरण सिंह भी नाम दिख रहा होगा, तो ये भारत के पांचवें प्रधानमंत्री। ठीक है, ये भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री। और इस साथ ही ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है। और साथ ही आपको ध्यान यहाँ पे नाम दिख रहा होगा सुचिता कृपलानी। तो ये सुचिता कृपलानी कौन है? तो ये उत्तर भारत और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। हमेशा याद रखिएगा, उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश प्लस ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो यूपी ने जो है वो दी है, सुचिता कृपलानी। ठीक है, इतनी चीजें जो है याद रखनी है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में वर्णित किया गया है, ऐसा पूछा गया है। फंडामेंटल राइट जो है किसमें बताए गए? भाग वन, भाग टू, भाग थ्री, भाग फोर या भाग फाइव? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है भाग थ्री। भाग थ्री में ही आपको फंडामेंटल राइट जो है मिल जाते हैं। भाग फोर किसके रिलेटेड है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के रिलेटेड, डीपीएसपी। ठीक है। उसके बाद भाग फाइव किसके रिलेटेड है? यूनियन के रिलेटेड। ठीक है। और भाग टू किसके रिलेटेड है? तो भाग टू है, सिंपल आपको चीजें ध्यान में रखनी है, वो है सिटीजनशिप यानी नागरिकत्व के रिलेटेड। ठीक है, ये है सिटीजनशिप के रिलेटेड, सिटीजनशिप। ओके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल हमें कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? ओके, ये सवाल हो चुका है। ओके। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? ठीक है, सिंपल सवाल है कि कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है वो एक्चुअली किन राज्यों के बीच में है? उत्तर प्रदेश एंड बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु या केरल या केरल और आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर भी आपको पता ही होगा। सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा कि जल विवाद जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताए जाते हैं। ठीक है, जल विवादों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही काफी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। ठीक है, जल विवादों के बारे में। और इसके लिए जो एक कमिटी जो बैठती है, ठीक है, कमिटी जो बैठती है उसे जल बोर्ड कमिटी जो है कहा जाता है, जल बोर्ड कमिटी। ठीक है, ये कहा जाता है। और ऐसे ही कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है यानी कावेरी नदी के बारे में जो है वो किसके रिलेटेड आपको मिल जाता है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के रिलेटेड। ठीक है, तो कर्नाटक तमिलनाडु में ही आपको कावेरी डिस्प्यूट जो है वो दिखाई देता है। ये एक्चुअली दक्षिण भारत की कावेरी नदी में जल पाटबंधारे जो होते हैं उसके रिलेटेड ये डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है कर्नाटक एंड तमिलनाडु में। ठीक है। ओके। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो कौन से क्षेत्र में जो है दिया जाता है? साहित्य, खेल, विज्ञान या सिनेमा? तो आप सबको पता होगा अर्जुन पुरस्कार है, तो ऑब्वियसली बात है ये किस में दिया जाता होगा? ये दिया जाता है खेल में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है खेल में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। साहित्य में कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो आपको पता होगा साहित्य में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। खेल में अगर आपने बहुत ही अच्छी अपनी प्रभावता दिखाई है, अपनी श्रेष्ठता दिखाई है, तो आपके लिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। विज्ञान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके लिए होता है भटनागर पुरस्कार। ठीक है, विज्ञान के लिए भटनागर पुरस्कार। और सिनेमा के लिए आपको पता है इसके लिए दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिन्होंने पहली बार हमारे देश में जो है सिनेमा की शुरुआत की थी। अब आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन्होंने शुरुआत कौन से साल में की थी। ठीक है, इन्होंने शुरुआत जो है कौन से साल में की थी। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं? भारत की किस राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, किस राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको स्थित मिल जाता है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या हिमाचल प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो वी स्टेट दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है? तो ये देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में। ठीक है, लखीमपुर। ठीक है, खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिले में आपको जो है उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क जो है मिल जाता है। मध्य प्रदेश में क्या मिलता है? तो मध्य प्रदेश में मिलता है टाइगर स्टेट्स। ठीक है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और राजस्थान में कौन सा जो है मिल जाता है? तो राजस्थान में आपको एक ही ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश के लिए टाइगर स्टेट इन्हें कहा जाता है, और मध्य प्रदेश के कौन कौन से है? तो कान्हा है,
ठीक है। पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है, ये यहीं पे मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में आपको लखीमपुर खीरी में जो है वो दुधा नेशनल पार्क मिल जाता है। बट राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में भी एक इंपॉर्टेंट है, वो है रणथंभौर। रणथंभौर, ठीक है। और केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, रेडियम की खोज जो है वो किसने की थी? हु डिस्कवर्ड रेडियम, यहाँ पे पूछा गया है। आइजैक न्यूटन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, मैडम क्यूरी थी, या थॉमस एडिसन थे? तो सिंपल सवाल है कि रेडियम की जो खोज है वो एक्चुअली किसने की थी? तो आपको यहाँ पे सिंपल एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, उनका जो सही जवाब है इसका वो है मैडम क्यूरी। ठीक है। रेडियम जो है उसकी खोज जो है एक्चुअली मैडम क्यूरी ने ही की थी। ठीक है। अब यहाँ पे और अलग अलग नाम है, तो रेडियम के लिए ध्यान में रखना है मैडम क्यूरी। ठीक है। आइजैक न्यूटन जो है किसके लिए ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के लिए। ठीक है, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के लिए, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। आइंस्टाइन सापेक्षता सिद्धांत इन्होंने ही लिखा था, जिसे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपको पता होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सापेक्षता सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत जो है वो इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, मतलब इन्होंने ही दुनिया के सामने सापेक्षता सिद्धांत को लाया था। और थॉमस एडिसन तो आप सबको ही पता होगा किसके लिए फेमस है, ये बल्ब। ठीक है। बल्ब जो है उसका आविष्कार जो है थॉमस एडिसन ने ही किया था। ठीक है। ओके। उत्तर प्रदेश में तेल संशोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? ऐसा सिंपल सवाल जो है पूछा गया है। कानपुर में है, मथुरा में है, गाजियाबाद में है, झांसी में है? तो इसका भी आंसर ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ पे आपको मिल जाता है? मथुरा में। ठीक है। तो मथुरा में ही आपको IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है इसकी बड़ी रिफाइनरी यहाँ पे स्थित है। ठीक है। कानपुर किसके लिए फेमस है? तो इसके कानपुर को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। ठीक है। मुझे साथ में ये भी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमने, अगर आपने 2 दिन वाले क्वेश्चन, 2 दिन पहले वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया इसका आंसर। फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर का मैनचेस्टर। ठीक है। और गाजियाबाद को क्या कहा जाता है? यूपी का प्रवेश द्वार, यूपी का प्रवेश द्वार। ठीक है। और साथ ही गाजियाबाद क्या है? औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो औद्योगिक शहर। ठीक है, ये भी गाजियाबाद को कहा जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऐसा सिंपल सवाल ये आपको पूछा गया और इसका आंसर बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट हो तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए यानी राष्ट्रपति की इलेक्शन के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 ईयर। ठीक है। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है यानी आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए? तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 ईयर। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए? 30 ईयर। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी आपको उपराष्ट्रपति होना है तो भी आपकी आयु चाहिए 35 ईयर। और अगर आपको मुख्यमंत्री होना है यानी चीफ मिनिस्टर होना है तो आपकी आयु चाहिए 25 ईयर। ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री एंड चीफ मिनिस्टर की सेम ही आपको मिल जाएगी। बट मिनिमम एज पूछा गया है पंचायत इलेक्शन, और पंचायत इलेक्शन का सबसे कम है 21 साल। ठीक है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा, पंचायत इलेक्शन में 21 साल जो है वो मिनिमम रखा गया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल इसी के साथ देख लेते हैं। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ लोकेटेड? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय आपको कहाँ पे दिख जाता है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, जेनेवा में है, या वियना में है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जेनेवा। ठीक है। यानी डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय आपको जेनेवा में मिल जाएगा। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय पता है? यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन, उसका आपको मिल जाएगा। पेरिस में यूनेस्को का, UNESCO, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपको पेरिस में जो है देखने को मिल जाता है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको ध्यान में रखना है डब्ल्यूएचओ, साथ ही ILO, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सारों के जेनेवा ही में ही देखने को मिल जाते हैं। जेनेवा कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, सत्यमेव जयते को कहाँ से एक्चुअली लिया लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडक, उपनिषद, भगवत गीता या सामवेद? तो इसका भी ध्यान में रखना है, इसे लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको और एक दिख जाता है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मंत्र बताए गए हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सामवेद में क्या, भगवत गीता तो आप सबको ही पता होगी, सामवेद में क्या दिया गया है? इसमें संगीत, भारतीय संगीत जो है ना उसके बारे में बताया गया। संगीत यानी म्यूजिक के बारे में, गाने के बारे में नहीं, सॉन्ग्स के बारे में नहीं, संगीत के बारे में यानी म्यूजिक के बारे में सामवेद में बताया गया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे बड़ी ग्लैंड जो है उसे क्या कहा जाता है, या वो कौन सी होती है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और वो कौन सी होती है? वो होती है यकृत यानी लीवर। ठीक है। तो लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा साइज में जो आपको दिख जाता है। शब्द की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो हमेशा ध्यान में रखना है लीवर ही। ठीक है। जो पित्त को निर्माण करती है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अग्नाशय भी दिख रहा होगा, पैनक्रेस जिसे कहा जाता है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकंड नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर देना है इसे, सेकंड नंबर देना है इसे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो मस्तिष्क में होती है, उसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है। और ये क्यों सर, मतलब ये देखिए, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे फर्स्ट नंबर पे। पैनक्रेस जो है, मतलब अन्नाशय जो है वो सेकंड नंबर पे। बट मास्टर ग्रंथि जो है सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो यही आती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन जो है वो किया गया है, ये आप सबको ही पता होगा। योजना आयोग के नाम पे किसका गठन किया गया है, तो पहले था प्लानिंग कमीशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेब्लिश किया था। बट बाद में जाके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम किया गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति, NITI। नीति का लॉन्ग फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। शुरुआत कब हुई थी सर इसकी, तो 1 जनवरी 2015। इसमें प्रधानमंत्री ने पहले अध्यक्ष पद पूछा था, और ये जो है स्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है, विच इज द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। पूर्वी में उत्तर प्रदेश का सबसे जिला जो है वो कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। और कौन सा जिला आता है, तो आप सबको ही पता होगा, वो है बलिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो है बलिया। ठीक है। शामली किसके लिए है, तो शामली यूपी की सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, ये पश्चिम में आता है। ठीक है, बलिया पूर्व में आता है। ठीक है, सोनभद्र दक्षिण में आता है। ठीक है, और सहारनपुर ये उत्तर में आता है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। ठीक है। अगर सेशन के वक्त नोट्स निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, नोट्स निकालते रहो, क्योंकि ये आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है। ओके, उसी के साथ नेक्स्ट सवाल जो है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 1526 में, 1556 में, 1761 में, या 1191 में। तो कब हुआ था ये, तो आप सबको ही पता होगा, ये हुआ था 1526 में। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, किसके बीच में लड़ा गया था, तो हमेशा रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ये फर्स्ट युद्ध, जिसमें मुगल राज्य की स्थापना हो गई थी। इसी में मुगल जो है बन गए थे, मुगल जो है वो स्टैब्लिश हो गए थे। ठीक है। फिर आता है 1556। 1556 किसके लिए ध्यान में रखना है, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू। ठीक है, इसके बीच में युद्ध हुआ था, इसे कहा जाता है पानीपत की सेकंड वॉर। ठीक है, ये है पानीपत की फर्स्ट वॉर। और थर्ड वॉर कौन सी है, 1761 में जो हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और हुई थी मराठों के बीच में। ठीक है। और ये जो है इसे कहा जाता है थर्ड वॉर ऑफ पानीपत। ठीक है, ये सगे पानीपत पे ही हो रही है, इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पानीपत ये जगह पे हो रही है, इसलिए पानीपत का वॉर इसे कहा जाता है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, रऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। रऊ जो है फोक डांस किस स्टेट का है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या गुजरात। ठीक है, तो रऊ कहाँ का हो सकता है, तो हमेशा याद रखना है इसका स्पेस सॉल्यूशन क्या है, तो वो है जम्मू कश्मीर। रऊ जो है जम्मू कश्मीर का। पंजाब का कौन सा है, तो आप सबको ही पता होगा, भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा जो है वो पंजाब का है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा मिल जाता है, तो राजस्थान का पता है आपको, तो वो है घूमर। राजस्थान का आपका मिल जाता है घूमर। और गुजरात का कौन सा है, तो गुजरात का आपको मिल जाता है गरबा और दांडिया। गरबा और दांडिया। दांडिया। ठीक है। और जम्मू कश्मीर, ये रॉफ जो नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का है, और ये महिलाओं द्वारा खेला जाता है। ठीक है, ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं। ठीक है, इसलिए इसे याद रखना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, आपातकाल से, चुनाव आयोग से, राष्ट्रपति शासन से, या वित्त आयोग से। तो आप सबको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये किसके रिलेटेड है। सो आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 यानी कलम 324, ये किसके रिलेटेड है, तो ये आपको मिल जाता है चुनाव आयोग के रिलेटेड। क्योंकि आपको भी पता होगा चुनाव आयोग दो होते हैं, एक केंद्र का चुनाव आयोग और एक होता है राज्य का चुनाव आयोग। केंद्र का चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद, और साथ ही करता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। पर राज्य का निवडणूक आयोग जो होता है, राज्य का चुनाव आयोग जो होता है, वो किसके रिलेटेड इलेक्शन कराते हैं, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कराते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे होती है, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो होती है ना, वहां पे जो इलेक्शन करवाते हैं, ये हमेशा याद रखना है।
ठीक है। तो क्या याद रखोगे, 324 जो है वो निर्वाचन आयोग के रिलेटेड है। ठीक है। और यहाँ पे एक दिया गया है आपातकाल। आपातकाल के रिलेटेड हमेशा 3 आर्टिकल ध्यान में रखिएगा, 352, 356 और 360। ठीक है, ये जो है वो आपातकाल के रिलेटेड है, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, उसी के साथ नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, कौन सा है। सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर या देवी पाटन है। तो ये आप सबको ही पता होगा, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हो तो ये कौन सा है, तो वो है कौशाम्बी। ठीक है। कौशाम्बी में आपको बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है माना जाता है। सारनाथ जो है वो किसके लिए है, ये सिर्फ बुद्ध के लिए है। ठीक है। कौशाम्बी जो है यहाँ पे दोनों यानी बुद्ध और जैन, ठीक है, प्लस जैन दोनों का जो है मिल जाता है। और कुशीनगर किसके लिए है, तो कुशीनगर भी है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था ना, महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो इसके लिए भी गौतम बुद्ध का बौद्ध जो धर्म है वो यहीं पे आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और महापरिनिर्वाण मतलब क्या हुआ था सर, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है। ओके, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है बैरोमीटर। ठीक है, हमेशा याद रख लीजिएगा। जैसे देखिए, थर्मामीटर क्या मापने के लिए किया जाता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए। ठीक है, बॉडी का तापमान। ठीक है। बैरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, एयर प्रेशर यानी वायु दाब मापने के लिए, वायु दाब। ठीक है। हाइड्रोमीटर वायु में कितनी आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी कितनी है वो मापने के लिए, मतलब उसमें जो वेपर्स है यानी पानी की जो वाप है वो कितनी है वो मापने के लिए किया जाता है हाइग्रोमीटर, ये पानी के लिए होता है। ठीक है। और लैक्टोमीटर दूध के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज जो किया जाता है वो होता है लैक्टोमीटर। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मैंने पहले ही बताया था, तो सदस्यों का हमेशा हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि अगर राज्यसभा पूछा जाए तो याद रखना है कि राज्यसभा परमानेंट है। ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सीधा आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, हमेशा याद रख लीजिएगा कि संसद जो है उसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा जो है उसका कार्यकाल होता है 5 ईयर का, बट राज्यसभा जो है उसका राज्यसभा का कार्यकाल होता है परमानेंट। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, उसका परमानेंट है। बट पूछा जाए मेंबर्स, तो राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर क्या आएगा, 6 साल। राज्यसभा के मेंबर्स के लिए होता है 6 साल। ओके। जीएसटी भारत से में कब से लागू किया गया था, जीएसटी जो है उसे कब से लागू किया गया था, अप्रैल अप्रैल 2017 से लागू किया गया था, या 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, 1 जनवरी 2018 से, या 15 अगस्त 2016 से लागू किया गया था। तो क्या याद रखना है, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसे लागू किया गया था और इसे इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया था। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब अगर हम पर्सन एज अ नागरिक एज अ सिटीजन, अगर मंत्री लोगों को यानी सरकार को थेट पैसा दे रहे, ठीक है, तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे घर का टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि हम एक कोई चीज खरीद रहे हैं तो उस पे जो टैक्स है वो उस मतलब हमारे जरिए ही, दुकानदार के जरिए वो कहाँ पे पहुंच रहा है, सरकार के पास पहुंच रहा है। हम दे रहे बट दुकानदार उसे सरकार के पास पहुंच रहा है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। जिसे 1 जुलाई 2017 से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो ये थे आज के कुछ सवाल, शायद आपको ये सवाल जो है वो पसंद आए होंगे। तो अगर ये सवाल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको इसी के रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, वो कोई भी टॉपिक हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वो आपका सब्जेक्ट जो है फिक्स एंड अच्छे जो है वो करके दिखाऊंगा। ठीक है। मतलब आपको हिस्ट्री डिफिकल्ट जाता है, आपको पॉलिटी डिफिकल्ट जाता है, तो क्वेश्चन आंसर के जरिए हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को जो है वो फिक्स कराएंगे और परफेक्ट करा के दिखाएंगे। ठीक है। तो यस, इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यही तक होता है, बाकी सेशन जो है कर लेंगे। और कोई भी अगर सवाल हो या कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, मैं 100% उसका आंसर करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।